इसी चलिए आपका स्वागत है फ्यूज़ प्रोटेक्शन के सीरीज़ में। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टाइम डिले फ्यूज़ किसे कहते हैं, ब्लेड फ्यूज़ को टाइम डिले फ्यूज़ कहते हैं और कार्टेज फ्यूज़ को फास्ट ब्लोन फ्यूज़ कहते हैं। उसी को रिकैप करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ फ्यूज़ को बारे में हम समझना चाहेंगे इस लेक्चर में। तो हमने पहले ही लास्ट के लेक्चर में बताया था कि फास्ट ब्लोन फ्यूज़ क्या होता है। तो जैसे ये आपका जो सर्किट है, ये आपके बने हुए फास्ट ब्लोन फ्यूज़, मतलब वो तुरंत ही ब्लोन हो जाते हैं, जो लगभग हार्डली 6 एम्पियर के करीब होते हैं, या 4 एम्पियर मार्केट में अवेलेबल है, या 2 एम्पियर के करीब अवेलेबल है। और जो ब्लेड फ्यूज़ हैं, जिसे हम जनरल भाषा में ब्लेड फ्यूज़ कहते हैं, ऑटोमोबाइल फ्यूज़ कहते हैं, वो टाइम डिले फ्यूज़ की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है, ब्लेड फ्यूज़ का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हमारे कुछ ऑटोमोबाइल में कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं, जैसे पल्स सिग्नल्स होते हैं, इंडस्ट्री सिग्नल्स होते हैं, जहाँ पे टाइम डिले इंपॉर्टेंट होता है न्यूसेंस ब्लोइंग को रोकने के लिए। क्योंकि अगर सिस्टम में थोड़ा बहुत भी करंट की ज़रूरत होती है, ताकि वो बाद में जब सिस्टम स्टेबलाइज हो जाए तो करंट अपने आप ड्रेन आउट हो जाएगा। तो उस समय अगर फ्यूज़ कट जाएगा, न्यूसेंस ब्लोन हो जाएगा, तो बार बार हमें फ्यूज़ को चेंज करने का तकलीफ़ उठाना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे हम टाइम डिले फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ्यूज़ के नेम प्लेट पे क्या क्या लिखा होता है। तो जैसा कि बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप अगर नेम प्लेट पढ़ने जाओगे तो करंट, वोल्टेज और पावर का तो स्पेसिफिकेशन रहता है, तो ये कॉमन है। तो उसी तरह फ्यूज़ के नेम प्लेट पे भी वोल्टेज रेटिंग का स्पेसिफिकेशन होगा। बस ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि जो हमारा फ्यूज़ का वोल्टेज रेटिंग है वो सिस्टम के वोल्टेज रेटिंग के, एक मिनट, हाँ, जो फ्यूज़ का वोल्टेज रेटिंग है वो हमारे सिस्टम के वोल्टेज रेटिंग के इक्वल या उससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्यों कम नहीं होना चाहिए? क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये है ना कि कांस्टेंट पावर में अगर हम वोल्टेज को कम कर देते हैं तो करंट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, अगर पावर हमारा कांस्टेंट है तो। ठीक है। तो सपोज़ अगर हमारा सिस्टम 24 वोल्ट का है, तो अगर हम उसमें 12 वोल्ट का फ्यूज़ लगा देते हैं तो ऑब्वियस है कि 12 वोल्ट होने के कारण अगर पावर सोर्स वहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब 24 वोल्ट का ही बैटरी है जो पावर कांस्टेंट पावर दे सकती है, तो ये 12 वोल्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा करंट लेगा। तो अगर ये 12 वोल्ट की करंट रेटिंग 40 एम्पियर है ना, तो ये बहुत संभावना है कि ये डबल द अमाउंट ऑफ करंट लेगा, 80 एम्पियर करंट लेगा। तो क्या होगा ना कि ये जैसे ही आप लगाओगे फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सारे सर्किट ओके है, फिर भी हम फ्यूज़ ब्लोन क्यों हो रहा। तो फ्यूज़ इसलिए ब्लोन हो रहा है क्योंकि आपने 24 वोल्ट के सर्किट में, जो 24 वोल्ट के सिस्टम में कम वोल्टेज का फ्यूज़ का यूज़ किया है। तो हमेशा ये ध्यान रखें, या तो उसकी इक्वल होगा सिस्टम के वोल्टेज के, या उससे ज़्यादा होगा, वरना आप यूज़ ना करें, क्योंकि ये न्यूसेंस ब्लोन का कारण भी हो सकता है। और अगर आपके करंट की रेटिंग मान लीजिए 40 की जगह 80 एम्पियर जा रहा है, और अगर आपने वायर जो यूज़ किया है उसकी करंट कैपेसिटी 60 एम्पियर है, तो ये बहुत चांसेस है कि वायर में फायर भी लग सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज का रेटिंग को आप ध्यान से देखें। दूसरा होता है रैप्चरिंग करंट। तो दूसरा होता है रैप्चरिंग करंट। रैप्चरिंग करंट क्या होता है ना कि ये मैक्सिमम करंट ऑफ ए फ्यूज़ होता है। ये मैक्सिमम करंट ऑफ द फ्यूज़ होता है जो एक फ्यूज़ कैन विथस्टैंड व्हाइल इंटरप्टिंग ए सर्किट, है ना। तो कहने का मतलब है ना कि 40 एम्पियर का फ्यूज़ है, तो सपोज़ उसमें बहुत ज़्यादा करंट आ गया, मान लीजिए 100 एम्पियर आ गया, या 500 एम्पियर आ गया, या 1000 एम्पियर आ गया। तो क्या 1000 एम्पियर आने के समय क्या परफॉर्मेंस होगी, कैसे वो एक्ट करेगा फ्यूज़, उसको रैप्चरिंग रेटिंग कहते हैं। सपोज़ कि किसी भी सिस्टम में मान लीजिए आप 200 मिली एम्पियर का 200 एम्पियर आवर का बैटरी लगा रहे हो जो 24 वोल्ट का है, तो सपोज़ वो हार्डली किसी भी तरह 1000 एम्पियर नहीं प्रोड्यूस करेगा, हार्डली वो पर सेकंड के हिसाब से जाओ तो हाँ 2000 एम्पियर के करीब वो प्रोड्यूस करेगा पर सेकंड के हिसाब से जाओ तो क्या उस समय जो हम फ्यूज़ लगाए हैं वो उसको विथस्टैंड कर पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो फ्यूज़ कुछ ज़्यादा ही अनस्टेबल हो जाए और बाकी के सिस्टम को अनस्टेबल कर दे। तो इसलिए हम रैप्चरिंग रेटिंग को भी देखते हैं, जो फ्यूज़ के विथस्टैंड कैपेसिटी को बताता है। जैसा कि आपको हमने मिनी पढ़ाया था, मैक्सी पढ़ाया था और मेगा पढ़ाया था। तो मिनी और मैक्सी के लगभग 1000 एम्पियर के करीब रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है, और मेगा का लगभग 2000 एम्पियर आवर के करीब रैप्चरिंग कैपेसिटी होती है। ये आपके डाटा शीट में मिलेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्यूज़ को सेलेक्ट करोगे कोई भी सिस्टम के लिए कितने एम्पियर का फ्यूज़ होता है, तब ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगेगा। अभी मे भी ये थ्योरेटिकल क्लासेस है तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि हम तो रिले प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा होता है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट के रेटिंग को कैसे डिसाइड करें? सपोज आपको किसी ने बताया कि हमारा सिस्टम का 27 एम्पियर का करंट है, टेम्परेचर इतना है, तो कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? तो करंट रेटिंग को समझने से पहले ना हम एक बार करंट एंड टाइम के कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं कि फ्यूज़ कैसे डिफरेंट
अमाउंट ऑफ करंट के साथ कैसे बिहेव करता है टाइम डिवाइस, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख के रखा है ताकि समय बच सके कि टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज़ कैसे क्या होता है। ओके, तो बेसिकली टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि ये डिटरमाइन करता है कि कोई भी फ्यूज़ जो है वो ओवर करंट पे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ डिफरेंट वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। मैक्सी अपने वे में रिस्पॉन्ड करता है, कार्टेज अपने वे में रिस्पॉन्स करता है, और मेगा अपने वे में रिस्पॉन्स करता है। तो किसी भी आप डाटा सेट को पढ़ोगे ना फ्यूज़ के, मैंने तो कई डाटा सेट्स पढ़े हैं, तो उसमें वो लोग क्लियरली लिखे रहते हैं ना कि जो टी एवरेज होता है ना, टी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द करेंट रेटिंग होता है। यहाँ पे जो टी हमने मेंशन किया है ना, ये टी क्या बतलाता है, ये बतलाता है एवरेज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट, मतलब एवरेज मेल्टिंग पॉइंट टाइम ऑफ फ्यूज़ एलिमेंट, ठीक है। तो कोई भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर चीज़ें हैं जो एक्सपोनेंशियली रिएक्ट करते हैं, किसी भी सर्किट में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, फॉल्ट आता है, तो करंट भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो उसको लीनियर स्केल में रिप्रेजेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जनरली हम लीनियर स्केल में नहीं उसको मेजर करते हैं, हम उससे लॉग ग्राफ में मेजर करते हैं। जैसे ये मैं आपको इंटरनेट से निकाल के दिखाया हूँ, फ्यूज़ के ग्राफ को लॉग में ये रिप्रेजेंटेड है, पर इसे मैंने यहाँ पे खुद से फ्रेम किया है कि लॉग में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लॉग में जो होते हैं ना, जो एक्स एक्सिस होते हैं वो आपके डिकेट्स कहलाते हैं। इसमें 10 का फ़र्क है। जैसे ये 1 होगा, सॉरी 1 10 नहीं, अगर ये 10 होगा तो ये 100 होगा, और ये 1000 होगा, इतने 1000 होगा। इसमें ना 10 का पावर 10 का डिफरेंसेस है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 के पावर 10 का गैप है। तो ये जो आपके रेजोल्यूशंस कहलाएंगे ना, जो आपके बॉक्स कहलाते हैं जो लीनियर्स में, तो ये आपके 10 के वेज में होंगे, तो इसे डिकेट्स कहते हैं। और सेम दिस वे वाई एक्सिस में भी आपके 10 के डिफरेंस में आपके स्केल जंप्स करते हुए जा रहे हैं। तो सपोज़ अगर हम 30 और ये जो है ना, ये ग्राफ 30 40 50 ये करंट के कैरेक्टरिस्टिक को बता रहे हैं जो टाइम से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सपोज़ हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, समवन कोई कहते हैं कि सर आप ये बताइए कि 100 एम्पियर ऑफ करंट है हमारा, जो हमारा मैक्सिमम फॉल्ट करंट है, ठीक है, और 20 एम्पियर फ्यूज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो हमें ये टाइम बताइए कि वो कितने सेकंड में फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा, है ना। तो ये आप कैसे निकाल पाओगे, ये आप निकाल पाओगे फ्यूज़ ये टाइम करंट के कैरेक्टरिस्टिक को देखकर। तो सपोज़ 100 एम्पियर में, तो 100 एम्पियर कहाँ है एक्स एक्सिस पे, सपोज़ मान लीजिए 100 एम्पियर यहाँ पे है। इसे मैं ब्लैक से ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए 100 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, और ये क्या है 20 एम्पियर का फ्यूज़ है, यानी अच्छा चलो इसे 30 एम्पियर कर देते हैं, 20 तो मैंने दिखाया नहीं, 30 एम्पियर का फ्यूज़ है। तो ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ है, और 100 एम्पियर को अब देखेंगे ना कि ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक के कर्व है ना, ये 100 एम्पियर को कहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये 100 एम्पियर को कहाँ पे जाकर इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए थोड़ा इसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ना, ये देखिए एक से थोड़ा सा ऊपर मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप जैसे कह सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के गैप जो है वो 10th के है, तो ये एक से जस्ट ऊपर है। तो आप कह सकते हैं ना कि अगर ये मिली सेकेंड में है ना, तो क्या आप कह सकते हैं कि 30 एम्पियर को 100 एम्पियर के फॉल्ट करेंट को अचीव करने में लगभग 1.1 मिली सेकेंड का समय लगेगा। ये अप्रोक्स बताया गया है क्योंकि ये लॉग स्केल है। तो लॉग स्केल में ना किसी भी पोजीशन निकालने का पोजीशन का फॉर्मूला ये होता है, पोजीशन इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 ऊपर से करंट का वैल्यू। तो ये अगर पोजीशन आपका y है तो लॉग ऑफ 10 बेस और x एक्सिस में जो भी वैल्यू है। तो सपोज x एक्सिस में अगर आपका 100 है, ठीक है ना, और y एक्सिस में मान लीजिए आपका ये इंटरसेक्शन कितना हो रहा, 1 पे हो रहा है, तो उस हिसाब से आप इसको कैसे जाओगे, तो आप इसको जाओगे ओके 10 ऑफ पावर y इक्वल टू x एक्सिस पे कितना है आपका 100 के करीब है, ठीक है ना। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 सेकंड के करीब हो जाएगा। तो ये लमशम है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ में 1.1 बताया था। क्योंकि ये जो 1.1 इसलिए बताया था कि ये मैंने खुद से हाथ से बनाया है, तो ये उतना एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर y की वैल्यू आप निकालना चाहोगे फार्मूला से, तो y की वैल्यू निकल के आपका 2 सेकंड आता है। तो इससे आप समझ जाएंगे ना कि आप अगर करेंट एंड टाइम का कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, तो आप इससे फ्यूज़ का कितने एम्पियर पे कितने शॉर्ट सर्किट या कितने फॉल्ट करंट के कितना सेकंड टाइम लगेगा उसका आप पता कर सकते हैं, और उस हिसाब से अपने पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं कि भाई अगर मान लीजिए सपोज़ हम पीएलसी में कोई लेवल स्विच का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेवल्स पोजीशनिंग का काम कर रहे हैं। सपोज हम बोतल को मूव कर रहे हैं, तो बोतल अगर मूव होकर एक वाल पे टकरा गया, लेकिन हमारा कन्वेयर जो है वो मूव होता जा रहा है। तो कन्वेयर जैसे मूव होते जाएगा ना, तो अगर बोतल रुक गया है तो यहाँ पे जो आपको सर्वो जो इसको मूव कर रही है ना, उसके करंट अगर वो रुका हुआ है तो करंट अचानक बढ़ता रहेगा, आई के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो कितना बढ़ेगा, मान लीजिए वो 2 एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में लेता है,
और वो अगर उसे रोक दिया गया है ज़बरदस्ती, डेलिबरेटली किसी ने हाथ से पकड़ के बोतल को रोक दिया है, तो सपोज़ वो 2.1 बढ़ेगा, 2.5 बढ़ेगा, 3.1 बढ़ेगा, लेकिन हमें पता है, अगर हम जान गए हैं कि हमारा जो फ्यूज़ प्रोटेक्शन है वो केवल आपका 6 एम्पियर से ज़्यादा नहीं ले पाएगा, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे ना कैरेक्टरिस्टिक से कि 6 एम्पियर पे ये कितना सेकंड लगेगा। तो हमें सपोज़ कि 7 सेकंड के बाद ये फ्यूज़ ब्लोन हो जाएगा। अगर फ्यूज़ ब्लोन नहीं हुआ तो हमारा रिले इन सेकेंडरी प्रोटेक्शन में रिले ख़राब हो जाएगा, और रिले ख़राब होगा तो हमारे सर्वो के सर्किट भी डैमेज हो सकते हैं। तो हम पीएलसी में ऐसे प्रोग्रामिंग कर देंगे ना कि 5 सेकंड तक अगर वो कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई पल्स वहाँ से नहीं आता है, तो पीएलसी हमारा फॉल्ट का या फिर फॉल्ट का अलार्म शो करेगा और सारे सिस्टम रुक जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है, ठीक है ना, कि हम फ्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम अच्छे से समझें, करंट के कैरेक्टरिस्टिक को अगर टाइम हम निकाल लें, तो हम अच्छे से पीएलसी को अपने प्रोग्राम कर सकते हैं और सिस्टम को डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूज़ के कैरेक्टरिस्टिक को, फ्यूज़ को फाइंड आउट करने को कि कैसे निकाला जाता है टाइम का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ प्रोटेक्शन ऑफ रिले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कोशिश कीजिएगा, बार बार रिपीट करके ध्यान पूछिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप ज़रूर सवाल पूछिए, मैं उसका आंसर दूँगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं ना कि फ्यूज़ है वो मेल्टिंग पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक पे काम करती है। मेल्टिंग पॉइंट इसके लिए इंपॉर्टेंट है। किसका मेल्टिंग पॉइंट? फ्यूज़ एलिमेंट का, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बेसिकली ये हीट है। हीट क्या है? I² R है, ठीक है। R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस क्या है? वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है ना, T कैपिटल से रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो क्या ये ज़रूरी है कि मान लीजिए आपका सिस्टम पीएलसी जो है आपका रशिया में इंपोर्ट हुआ, वहाँ पे डिज़ाइन हुआ, तो वहाँ पे तो एम्बिएंट टेम्परेचर आपके लगभग समझ लो कि 15 डिग्री है, लेकिन वो आ गए हैं आपके इंडिया में। अब इंडिया में एम्बिएंट टेम्परेचर आपका कितना होगा? 30 डिग्री या 25 डिग्री के करीब होंगे। तो ऑब्वियस है कि इसके इंटरनल रेसिस्टेंस R जो है, जो आपके टेम्परेचर के फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर रेसिस्टेंस बढ़ गया होगा। तो रेसिस्टेंस बढ़ गया होगा तो I² R भी बढ़ गया होगा, भले ही कुछ अमाउंट में बढ़ा हो, 5% ही बढ़ा हो या फिर 10% ही बढ़ा हो, लेकिन बढ़ तो गया है। तो अब मान लीजिए कि वहाँ पे 20 एम्पियर के फ्यूज़ से प्रोटेक्शन दिया गया, तो क्या वो इंडिया में आने के बाद 20 एम्पियर ही होगा? ये बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद टेम्परेचर वो रेसिस्टेंस बढ़ गया है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, ये 20 एम्पियर की जगह हम यहाँ पे 30 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर के यूज़ करेंगे, जैसा एज पर हमारा कैलकुलेशन है। जैसा भी हम इन्वायरमेंटल कैलकुलेशन या फिर मैनुअल में जितने भी डाटा उनके दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये पोजीशन क्या होना ना कि देखिए ये क्या होता है ना, 20 एम्पियर जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ हम 40 एम्पियर को यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ऑफ द टेम्परेचर। तो इस फेनोमेना को जहाँ पे 20 की ज़रूरत है वहाँ 40 हम यूज़ कर रहे हैं, इसको डीरेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्यूज़ को हमेशा डीरेटिंग वैल्यू पे यूज़ करते हैं। सपोज जैसे अभी कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा कि जहाँ पे 6 एम्पियर की ज़रूरत है ना, जहाँ पे 6 एम्पियर आपका ब्लोइंग कैपेसिटी है कि इससे ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे 6 एम्पियर का ही यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का इंप्लीमेंटेशन करते हैं 8 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर का करते हैं। क्यों? अब 8 एम्पियर नहीं मिलता है, 10 एम्पियर ही मिलता है मार्केट में। तो जो नियरेस्ट अवेलेबल सर्किटरी या फ्यूज़ होते हैं ना, उस हिसाब से हम उसका यूज़ करते हैं। तो इसी को हम डीरेटिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम समझेंगे आगे के स्लाइड में। डीरेटिंग, तो डीरेटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे हम बता ही दिए थे कि क्या क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं डीरेटिंग को। तो पहला है कि आपके एम्बिएंट टेम्परेचर इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूज़ के रेसिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरा है आपका कि जो वोल्टेज ड्रॉप है, ठीक है, वो इफ़ेक्ट करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप क्यों इफ़ेक्ट करते हैं? क्योंकि वोल्टेज VI भी पावर को रिप्रेजेंट करता है, जो समहाउ हीट के इक्विवेलेंट होता है, जो जूल्स इफेक्ट्स को के बराबर ही होता है, ठीक है। अगर इसका यूनिट जूल्स है और इसका यूनिट पावर है तो दे आर समहाउ इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो इसलिए अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा और करंट की वैल्यू हमें पता ही है क्योंकि उसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, तो VI ड्रॉप ज़्यादा होंगे, तो वो इक्विवेलेंट है, तो वो अपना हीट प्रोड्यूस करेंगे, और जैसे जैसे हीट प्रोड्यूस होगा R की वैल्यू और इंक्रीज़ होगी। तो ये कैस्केडिंग वे में इंक्रीज़ होता रहेगा। तो इसकी वजह से ना कि
जो भी फ्यूज़ लगा हुआ है ना वो बहुत अगर सपोज़ अगर 5 सेकंड की हिसाब अगर आपको कैलकुलेट करके रखे हो कि 5 सेकंड में ब्लोन हो जाएगा, तो ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट की वजह से ना ये बहुत चांसेस है 3.8 सेकंड पे ही ब्लो होने की कोशिश करे या फिर वो अचीव कर ले मेल्टिंग पॉइंट को। इसलिए हम डी रेटेड वैल्यू को वहाँ पे लगाते हैं, मतलब कोई भी फ्यूज़ को बढ़ा के लगाते हैं। अगर ये 3.8 पे अचीव कर लेगा, मान लीजिए 20 एम्पियर का हम फ्यूज़ लगा के रखे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये बहुत जल्दी अचीव कर लेगा, तो हम चाहेंगे कि 40 एम्पियर का लगा कर रखें, क्योंकि अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका थोड़ा ज़्यादा हो, 7 के करीब हो और 5 सेकंड हमें अचीव करना था और 3.8 पे वो अचीव हो गया, तो ऑब्वियस है कि ये जो 7 है वो घट कर थोड़ा सा भी 4.5 तक आएगा। तो 4.5 और 5 लगभग थोड़ा सा कहीं डिफरेंस है, मतलब 0.5 के करीब ही डिफरेंस है। तो इस हिसाब से हम वो सिस्टम को सेव कर पाएंगे। तो यही डी रेटिंग का वैल्यू फंडामेंटल होता है कि आपको फ्यूज़ जो लगाना है वो सिस्टम के और वायर के जो करंट रेटिंग है उससे 25% या फिर 30% ज़्यादा बढ़ा कर रखना है। ठीक है, वो आपके मैनुअल्स और उसके डाटा शीट में मेंशन होते हैं। किसके डाटा शीट में मेंशन होते हैं? फ्यूज़ के डाटा शीट में मेंशन। तो चलिए हम एक कैलकुलेट एग्जांपल से कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे हमने बताया था कि आप कितना कंसिडरेशन कर सकते हैं, आप 25% से लेकर 30% डी रेट करके ही कैलकुलेट कीजिएगा किसी भी फ्यूज़ को। तो सपोज़ हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि किसी सिस्टम का ऑपरेटिंग करंट है आपका 20 एम्पियर, ठीक है ना, जो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में फ़्लो होता है, पर जो डिज़ाइन है 25 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर पे। समहाउ इन केस क्या होता है कि व्हीकल काफ़ी चला और वो जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ गया, जो केशिंग है जहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, तो ये फ्यूज़ जो है वो 25 एम्पियर डिग्री सेल्सियस पे डिज़ाइन था और अब एम्बिएंट जो है ना गाड़ी के हीट होने के बाद सपोज़ मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो अब क्या होगा? अब तो 20 एम्पियर के जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो 100 डिग्री पे अलग बिहेव करेंगे। ठीक है, तो अब बताइए, ये आपके कंडीशन है, आपको ये पता है, आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा गाड़ी चलते चलते 100 डिग्री थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है। सपोज़ हम इसको मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है हमारा गाड़ी का जो बोनेट के अंदर का टेम्परेचर है, तो उस समय हम क्या रेटिंग का फ्यूज़ यूज़ करेंगे? ठीक है ना। हाँ, तो हम इसमें आइडियल फ्यूज़ के रेटिंग क्या होगी, है ना, व्हाट शुड बी द रेटिंग, ये हम कैसे पता करेंगे? तो हमारा डाटा शीट में ना एक आपको कर्व दिया होगा जिसको हम एक्स एक्सिस पे जो डिग्री सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर होगा और दूसरा पे होगा आपका डी रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, या 20 हो गया, 100 के करीब चला गया, ठीक है, उसी तरह जो आपके डी रेटिंग फैक्टर है ना वो भी आपके यहाँ पे रहेंगे। ये लीनियर स्केल्स में नहीं है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 60% है, 80% है, 90% है, 100% है, या फलना ठिकाना करके ऐसे करके गए हैं। तो मान लीजिए 80 हमारा यहाँ पे आता है ना, तो इसके भी जो डी रेटिंग कर्व है ना ये आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ना मान लीजिए ये आपके बढ़ के यहाँ पे 100% कितना डिग्री पे हो रहा है, डी रेट हो गया। मान लीजिए 0 पर 100% है, ठीक है ना, लेकिन 80 डिग्री पे क्या हो गया ना कि ये डी रेट होके इसके वैल्यू मान लीजिए ये 75 आ गया, है ना, 75% आपकी डी रेटिंग फैक्टर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना डी रेटिंग फैक्टर इजकल टू 75%। तो आइडियल करंट की वैल्यू क्या होगी? करंट निकाल सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा नॉमिनल ऑपरेटिंग करंट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर रीरेटिंग फैक्टर इनटू जो आपके डी रेटिंग का कांस्टेंट लिए थे, डी रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर आप थोड़ा और समझना चाहोगे तो हमारा कैलकुलेशन में क्या था, 20 आपके ऑपरेशनल कंडीशन के नॉर्मल ऑपरेटिंग का ये था, क्या कहते हैं, करंट का वैल्यू था, और डी रेटिंग फैक्टर अगर हम यहाँ से जैसे हमने अभी को यहाँ पे बताया था कि 75% है, तो 75% को अगर हम पॉइंट वैल्यू में लिखें तो ये भी 75 हुआ। और आपको बताया था कि डी रेटिंग करना है, अगर हम 25% रखते हैं कि 25% डी रेट करना है तो 100 आउट ऑफ 25% निकल जाएगा, तो वो हो गया 0.75। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी कैलकुलेट अगर करते हैं, ये लगभग 35.55
एम्पियर निकलती है। तो 35 के नियरेस्ट कौन से अवेलेबल होते हैं मार्केट में हमारे? 20 तो नियरेस्ट नहीं होता है, क्या होता है 40 एम्पियर के करीब नियरेस्ट होता है। तो इसका मतलब कि अगर हमारा डाटा शीट में पता हो, या डाटा शीट को अगर हम अच्छे से पढ़ें किसी भी फ्यूज़ रेटिंग का, और हमें ये पता हो कि ऑपरेटिंग का सब, इसको अच्छे से बताता हूँ मैं, रुको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। हाँ, तो अगर हमें किसी भी सिस्टम का ऑपरेटिंग करंट पता हो, जैसे 20 एम्पियर, ठीक है, और डाटा शीट से दो चीज़ें हमें अगर पता हो कि टेम्परेचर डिग्रेडिंग या फिर डिरेटिंग कांस्टेंट, और दूसरा कि डी रेटिंग फैक्टर, मतलब आप कितने हिसाब से चूज़ कर रहे हो, आप 25 ले रहे हैं या 35 ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें आपको डाटा शीट में मिल जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से ना हम आइडियल, हम ऑपरेटिंग फ्यूज़ के, जो हमारा फ्यूज़ का यूज़ होगा उसके रेटिंग को हम निकाल सकते हैं, है ना, करंट के वैल्यू के रेटिंग को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा फिर से दोबारा समझाने का कमेंट्स में, क्योंकि इससे ही आपका रिले प्रोटेक्शन मैटर करता है, ठीक है। आप इससे अलावा आपका मैटर नहीं करेगा, बहुत ज़रूरी है। तो इस वे में हम फ्यूज़ के करंट रेटिंग को फाइंड आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप देख सकते हैं, वरना लोग ऐसे ही लगा देते हैं। जनरली लोग यूँ ही, मैं तो एक्सपीरियंस किया हूँ, लोगों को उतना आइडिया नहीं होता है, वो खुद ही जाते हैं और कोई भी फ्यूज़ के एम्पियर लगा देते हैं। और समय मैंने देखा है कि 6 एम्पियर का फ्यूज़ अगर ब्लोन हो गया है तो कॉपर का केबल लेके उसमें बांध देते हैं, लेकिन क्या वो सेफ़ है आपके सिस्टम को बचाने के लिए? तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो इस हिसाब से आप पता चल गया ना कि कैसे फ्यूज़ का करंट का रेटिंग निकालते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़। चलिए, जैसे हम अभी एग्जैक्ट समझें कि फ्यूज़ के करंट रेटिंग को कैसे फाइंड आउट करें, क्या सूटेबल फ्यूज़ होगा, लेकिन इसके साथ साथ ना एक चीज़ें आपको और भी बताना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूज़ विथस्टैंड कैपेसिटी क्या होता है। मतलब अगर आम भाषा में बोलें तो क्या हम एसी फ्यूज़ को डीसी फ्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं, या फिर डीसी फ्यूज़ को एसी फ्यूज़ में यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये आपको इस कॉन्सेप्ट से, विथस्टैंड कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा कि एसी फ्यूज़ को हम डीसी में नहीं यूज़ कर सकते हैं और डीसी फ्यूज़ को हम एसी में नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं ये बताते हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू से ही बताते आ रहा हूँ ना कि I² R जो है ये हीट है, ठीक है, जो जूल्स लॉ के हिसाब से है। तो लेकिन ये हीट जो है ना, ये टाइम के डिपेंडेंट है, मतलब टाइम के साथ साथ ये कितने समय तक विथस्टैंड करता है, ये टाइम पे डिपेंड करता है ना। ये कितने सेकंड तक करता है, 2 सेकंड करता है, 3 सेकंड करता है, या 4 सेकंड करता है, उस हिसाब से ये आपका फ्यूज़ एलिमेंट जो है वो मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी हीट में टाइम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो एनर्जी बन जाता है। और फिर से आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूँ कि टाइम कांस्टेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे I² R है, तो ये एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है ना कि ये जो टाइम है, ये बेसिकली, जैसे मैंने आपको लास्ट कुछ स्लाइड पहले बताया था, ये आपका एवरेज मेल्टिंग टाइम पीरियड है, ठीक है, किसका, फ्यूज़ एलिमेंट का। ये टाइम वो बताता है कि कितने सेकेंड में फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट करता है। पर एक्चुअली ऐसा प्रैक्टिकली क्या होता है ना कि ये तब होता है जब आपका केबल सर्किट जो है वो रेसिस्टिव हो। लेकिन सपोज़ आप किसी सर्किट में ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस है, मान लीजिए इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे रेसिस्टेंस R1 है, यहाँ एक रेसिस्टेंस R2 है, फिर एक इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपके 12 वोल्ट हैं, और फिर यहाँ पे आपका फ्यूज़ प्रोटेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्टोरिंग एलिमेंट भी हैं और आपके 2 न्यूट्रलाइजिंग एलिमेंट भी हैं, जो डी स्टोरेजिंग एलिमेंट भी है, जो किसी भी चार्ज को स्टोर नहीं करते हैं। तो इस केस में ना आपका T जो है केवल R और R2 के थ्रू जो करंट है उसको ओवरकम करने के लिए नहीं है। यहाँ पे ये जो T है, यहाँ पे दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन क्या है ना कि ये आपके मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल मेल्टिंग को बताएगा, और दूसरा है ना कि जो चार्ज स्टोर है वो भी तो आपका फ्यूज़ के थ्रू ही डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगी ना। तो ये हो जाएगा एनर्जी
स्टोरेज डिस्चार्ज टाइम। तो ये अगर T इक्वल टू है T1 और T2 लिखते हैं, जिसमें T1 आपका मेल्टिंग पॉइंट के टाइम का है और T2 आपका एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के डिस्चार्ज टाइम को दर्शाता है, तो इसे हम इन कॉम्बिनेशन T को ना क्लियरिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, टोटल क्लियरिंग टाइम। तो टोटल क्लियरिंग टाइम का कॉम्बिनेशन क्या होता है, T1 प्लस T2 होता है। T1 क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट एवरेज मेल्टिंग पॉइंट को दिखाता है फ्यूज़ एलिमेंट को। जो आपका T2 होता है वो किसी भी अगर इन केस अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसा सर्किट हो जिसमें एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं, तो वो डिस्चार्ज टाइम को बताता है। अगर वहाँ पे एनर्जी स्टोरिंग क्या कहते हैं डिवाइसेस ना हो, तो यहाँ पे T2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तब उस केस में क्या हो जाएगा ना, T जो टोटल क्लियरिंग टाइम है वो T1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब टोटल क्लियरिंग टाइम जो है वो मेल्टिंग टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सपोज ना कि हमारा कोई भी ऑटोमोबाइल सिग्नल जो है सिस्टम जो है ना, वो कई तरह के सिग्नल्स का फॉलो अप करती है। सब पहला द मोस्ट कॉमन सिग्नल्स क्या होता है ना, कि वो साइनोसॉइडल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, ये आपके T हैं, ये आपके I हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साइनोसॉइडल सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये I निकल रहा है ना, तो I इक्वल टू क्या होता है, सपोज करंट I है ना, तो आई एम साइन ओमेगा टी। तो आई एम क्या होता है कि I मैक्सिमम होता है जो इसका पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ओमेगा टी हो गया आपके साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम इसका एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करें ना, या फिर इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने की कोशिश करें ना, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 आई मैक्स। ठीक है, होल स्क्वायर में जाएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ना कि अगर हम वो क्या जूल सीटिंग के फार्मूलाज को लिखने की कोशिश करें ना, तो क्या हो गया, आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आर एम एस स्क्वायर क्या होगा, आई मैक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू आर। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आई मैक्स स्क्वायर बाई आर बाई 2। ठीक है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। ठीक है, अब सपोज़ कि हमारा दूसरा टाइप का जो सिग्नल है ना, वो परफेक्टली स्क्वायर है। ठीक है, ये T है, ये आई एम है, और ये करंट की वैल्यू है ऊपर जा रही है, और इधर टाइम की वैल्यू है, ये ओमेगा T है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से यहाँ पे I की वैल्यू साइनोसॉइडल में तो 1/√2 आ जाता है आई एम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई मैक्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि ये DC सिग्नल्स हैं, DC सिग्नल स्क्वायर का आपके आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला में यही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर यहाँ पे हम जूल सीटिंग को समझने की कोशिश करें, तो आई आर एम एस इक्वल टू आर, तो यहाँ पे क्या होगा, आई मैक्स का होल स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे 2 इक्वेशन है, तो 2 इक्वल टू क्या हो गया, इक्वेशन 1/2, मतलब डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब क्या होता है ना कि जो आपकी DC सर्किट, तो आप देख लो, ये ध्यान से ये इक्वेशन को आप देखने की समझने की कोशिश करो। ये आपका AC का है और ये आपका DC का है, और भी कई सिग्नल्स हो सकते हैं, लाइक आपके ट्रायंगुलर वाले सिग्नल्स हो गए। ठीक है, या फिर आपके ट्रेपेजॉइडल सिग्नल्स हो गए, है ना, कोई भी सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली साइनोसॉइडल और आपके DC सिग्नल्स को ही कंपेयर किए हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है ना कि जो DC फ्यूज़ है वो देखिए वो ज़्यादा करंट कैपेसिटी को, और इसके क्लियरिंग टाइम अगर T इक्वल, T से भी इसको तो मल्टीप्लाई करना भूल गया, है ना। तो जो DC फ्यूज़ होते हैं ना, उसके T क्लियरेंस की वैल्यू जो होती है ना, वो ज़्यादा होती है। इससे आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट को क्या कहते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए बनाई जाती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है, और इसके टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है। लेकिन अगर आप इसको AC में यूज़ करोगे ना, तो इसका क्लियरिंग टाइम जो है ना, इसका एग्जैक्टली हाफ होता है। तो अगर आप DC फ्यूज़ को AC में यूज़ करोगे, या फिर DC सर्किट में AC फ्यूज़ को यूज़ करोगे, तो वो एक दूसरे से कंपैटिबल नहीं बैठेंगे, और उनके टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से, क्लियरिंग टाइमिंग डिफरेंस होने की वजह से एक दूसरे को हार्म कर देंगे। वो कभी ब्लोन आउट ही नहीं होगा, AC फ्यूज़ में DC कभी ब्लोन आउट ही नहीं होगा, लेकिन तब तक आपका उसका वायर जल जाएगा, क्योंकि वायर जो है उसके उतने हीट के कैपेसिटी को बियर करने के लिए डिज़ाइन नहीं है। तो यही था कि AC को DC में क्यों यूज़ ना करें, और भी क्या होता है ना कि एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, उसके बाद आपका फ्यूज़ प्रोटेक्शन रिले का ख़त्म हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको जानने की ज़रूरत है, बहुत लंबा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है प्रोटेक्शन पे। एक लास्ट टॉपिक होती है, वो होती है सेलेक्टिविटी।
ठीक है। मान लीजिए कोई एक प्रॉपर पूरा सिग्नल्स बना हुआ है, यहाँ पे एक फ्यूज़ लगे हुए हैं, फ्यूज़ 1 है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज़ 2 है, यहाँ पे फ्यूज़ 3 है, यहाँ पे फ्यूज़ 4 है। तो ये लोड 1, लोड 2, लोड 3, ठीक है। तो सेलेक्टिविटी क्या दर्शाता है ना कि हमें जैसे रिले कोऑर्डिनेशन होता है ना कि रिले के टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं। यहाँ के टाइमिंग थोड़े ज़्यादा होते हैं, T1 ग्रेटर देन T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू T4, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इसी तरह फ्यूज़ के भी मेल्टिंग टाइम्स के हिसाब से, मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से उसको लगाया जाता है कि ये सबसे लास्ट में, अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉल्ट हो तो ऑब्वियस है कि इसको ही ब्रेक होना चाहिए, ना केवल इसको, या केवल इसको ही ब्रेक होना चाहिए, F2 को ही ब्रेक होना चाहिए, ना कि F1 ब्रेक हो जाए। अगर F1 ब्रेक हो जाएंगे तो ये दोनों भी इफेक्टिव हो जाएंगे। तो ऐसे सेलेक्टिविटी ऐसे यूज़ करना चाहिए ना, ये समय के साथ आप पता लग जाएगा आपको कि क्या यूज़ करना चाहिए। इसका कोई कैलकुलेशन एग्जांपल भी मेरे पास नहीं है, पर इसको मैं ज़्यादा बताने की कोशिश ना करूँगा, लेकिन कोशिश किया जाता है कि ऐसे यूज़ करें कि जो नियरेस्ट फॉल्ट है ना वही फ्यूज़ ब्लोन हो, ना कि आपके पूरे मेन सोर्स के फ्यूज़ ब्लोन हो। तो इसको सेलेक्टिविटी कहते हैं। इसको हम बाद में समझेंगे, जब कॉन्ट्रैक्टर बताएंगे, MCB बताएंगे, तो उस समय भी ये क्लियर हो जाएगा, जिसको हम लोग आम भाषा पे रिले कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो टाइम के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, किसकी टाइम ज़्यादा पहले होगी और किसकी टाइम कम होगी, उस हिसाब से इसको बनाते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा रिले प्रोटेक्शन, फ्यूज़ प्रोटेक्शन ऑफ रिलेज। जैसे आपको इसमें मैंने विथस्टैंड कैपेसिटी बताया है, डिरेटिंग फैक्टर क्या होता है, किस तरह आप करंट के वैल्यू को निकाल सकते हैं, कौन सा फ्यूज़ किस में लगाया जाए, AC फ्यूज़ को DC फ्यूज़ में क्यों यूज़ नहीं करते हैं, वही मैंने आपको ग्राफ के हिसाब से बता दिया, ठीक है ना। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, बस यूँ ही थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि नेम प्लेट कैसे पढ़ा जाता है, क्या कैरेक्टराइजेशन होता है। आगे हम बढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्यूज़ प्रोटेक्शन हो गया, फ्यूज़ प्रोटेक्शन पहला ही था, और मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डायोड प्रोटेक्शन, या फिर हम जिसे इंट्रिंसिक प्रोटेक्शन कहते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, और होपफुली आप एंजॉय किए होंगे लेक्चर को। कुछ दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे मैसेज करें, कॉल करें, और उसके बाद जब रिले प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कॉन्ट्रैक्टर समझेंगे, और कॉन्ट्रैक्टर समझने के बाद फिर हम इंटरलॉकिंग समझेंगे, और इंटरलॉकिंग समझने के बाद हम फिर धीरे धीरे इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रिकल का, और उसके बाद PLC, पैरेलली DCS, पैरेलली HMI, पैरेलली SCADA, पैरेलली सॉलिड एज, जितने भी आपके हैं वो सब सारे लेक्चर आपके कंप्लीट होंगे, और प्रॉपर फुल सॉल्यूशन मिलेगा इस चैनल पे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहें ETC पे, फॉलो ETC फॉर मोर डिटेल।